नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी विद एबी में। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और आज आदिकाल की हमारी तीसरी क्लास है और यह हमारी अंतिम क्लास होने वाली है इस टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने बीसलदेव रासो रचना के बारे में पढ़ा था, तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो के बारे में वैसे तो यह आपके पाठ्यक्रम में भी है, कविता वाले खंड में, जिसमें कि रेवा तट आपको पढ़ना है और वहाँ पर आप उससे संबंधित कहानी भी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर हम कहानी के बारे में बात ना करते हुए इसके प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो कवित्त। कवित्त इसका मुख्य छंद है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद बरदाई को प्रथम महाकवि। शुक्ल जी ने इस साहित्य के बारे में अपने कुछ नकारात्मक टिप्पणी की है, जैसे इसे जाली ग्रंथ कहा है और इसे बताया है कि यह न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के किसी काम का है, मतलब इसे खारिज कर दिया है। जबकि मिश्र बंधुओं और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, श्याम सुंदर दास, इन तीनों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि किसने इसे अप्रामाणिक ग्रंथ माना था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और किसने प्रामाणिक ग्रंथ माना है, तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने। इसके अलावा यदि मैं इसकी भाषा की बात करूं तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जगनीक के बारे में। जगनीक एक कवि हैं जिन्होंने परमाल रासो या चंदेल राजाओं के बारे में लिखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं। तो ये आल्हा खंड क्या होते हैं? ये वीर गीत होते हैं जो कि उत्तर भारत के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में और अवध वाले क्षेत्र में गाए जाते हैं। इनमें वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक का वर्णन होता है। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके बाद शुक्ल जी ने प्रकरण 4 में बात की है फुटकल रचनाओं की, यानी अन्य रचनाओं की। तो इसमें अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में उन्होंने बात की है। अमीर खुसरो के बारे में यदि हम प्रमुख तथ्यों को देखें तो इसमें शुक्ल जी ने इन्हें फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार के रूप में, विनोदी, मिलनसार और सहृदयी व्यक्ति के रूप में एवं कवि के रूप में चिन्हित किया है। खुसरो के बारे में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं वे हैं, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। दूसरी जो पहेलियाँ हैं इनकी पूछी जाती हैं, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अरहर दाल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए यहाँ पे 11 में अरह, तो अरहर का अरह आया है। तो कई बार क्या होता है कि खुसरो की पहेलियों में पहेली के अंदर ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसका उत्तर होते हैं। जैसे कि हम दूसरी वाली पहेली में देखते हैं, पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। तो ये जो नार है, तो नार नारी के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्त्री इसका आंसर है। एक और खुसरो की पंक्ति है जो उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था, गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। तो इस तरह आपके एग्ज़ाम में खुसरो की पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं और खुसरो के ऊपर शुक्ल जी के विचार भी पूछे गए हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति ने पदावली लिखी है। पदावली के बारे में मुख्य तथ्यों की बात की जाए तो हम इसके विषय वस्तु के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसकी विषय वस्तु है नायिका के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। वयः संधि, वयः संधि का अर्थ है यौवनारंभ की दशा।
तो उसके बारे में बात की गई है और अनमेल विवाह को बताया गया है। यदि मैं इसके संपादक के बारे में बात करूं तो वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन था कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर है वर्ण रत्नाकर, जो कि 14वीं सदी में लिखा गया था और इसके संपादक हैं सुनीति कुमार चटर्जी। तो इस तरह विभिन्न रचनाओं के बारे में विभिन्न चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आपका होमवर्क है कि आप आदिकाल की रचनाओं को, उसके रचनाकार, उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, उसका समय या कालखंड कौन सा है, उसकी विषय वस्तु क्या है, वह कौन से प्रकार की रचना है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, क्या है, ये आप लिखेंगे। किसी आलोचक का यदि प्रसिद्ध कथन है तो वो लिख लीजिए और संपादक उसके कौन रहे हैं। इसके अलावा आप उसकी अन्य विशेषताएं, जैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य या किसी चीज़ में उसमें प्रथम बार कोई चीज़ प्रयुक्त हुई है या कुछ विशेषता है उस ग्रंथ की, तो उसे आप नोट कर लीजिए। इतनी चीज़ें आपको एक रचना के बारे में पता होनी चाहिए, तो इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसके लिए आप मेरी क्लास को कॉपी पेन लेकर के देखा करिए और जहाँ जहाँ पर रचना के बारे में ये सारी चीज़ें आती है आप उसको नोट करते हुए चलिए। तो इस तरह आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी और आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब जैसे कि यहाँ पे कीर्तिलता रचना के बारे में मैंने लिखा है कि यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें पूर्वी अपभ्रंश और अवहट्ट इस भाषा का प्रयोग हुआ है और इसका समय काल है 14वीं से 15वीं सदी। तो आप इसमें इसके रचनाकार, विषय वस्तु, संपादक और इसकी कुछ आलोचक वाले कथन, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। मेरी ही क्लास में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह आपके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन परीक्षा में पूछा गया था कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, तो आचार्य शुक्ल जो है इसको अप्रमाणिक मानते हैं। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन दिया है। ये अभी जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इस कारण से मैंने इन्हें एक जगह संकलित कर लिया है जो भी थोड़े यूनिक टाइप के हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे सिद्ध के बारे में पूछा गया था कि महामुद्रा से क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। इसी तरह आचार्य शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन हैं, तो वो हैं हेमचंद्र। आपके अगले क्वेश्चन में है कि दब्ब साहब पयास को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है, यानी इसका प्राकृत में रूपांतरण किसने किया है, तो माई लधवल ने किया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि रचना और उसके संपादक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको एक जगह संकलित कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ ही रचनाओं का किया है, आप आदिकाल की बाकी रचनाओं को जो भी आपको क्लास के बीच बीच में आएंगे वो सारे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे दोहा कोश, इसके संपादक हैं डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। बौद्ध गान और दोहा के संपादक हैं हरप्रसाद शास्त्री। गोरखपानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। भरतेश्वर बाहुबली रास के संपादक हैं मुनि जिन विजय। दब्ब साहब पयास के संपादक हैं माई लधवल। काल ज्ञान निर्णय जो कि मत्स्येंद्र नाथ ने लिखा है, इसके संपादक हैं प्रबोध चंद्र बागची। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आदिकाल के बारे में। जैसे शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है और हजारी प्रसाद ने इसे अत्यधिक विरोधी या व्याघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद जी की एक रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है सुमेलन करने के लिए या फिर ऐसे ही कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरह मैंने यहाँ पर 2 रचनाएं लिखी हुई हैं जो कि थोड़ी आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती हैं। वे हैं प्राकृतानुशासन, जिसके रचनाकार हैं पुरुषोत्तम देव, जबकि शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र।
हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण, ये जो शब्दानुशासन है वो प्राकृत व्याकरण है। तो ये थे आपके आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण बिंदु, और इसी के साथ आपका आदिकाल जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरी तरफ से। आप इसमें एक काम करिए कि आप मेरी तीनों कक्षाओं को जो आदिकाल की हैं उसको देखिए एक बार, और कॉपी पेन लेकर के देखिए। मैं आपको यहाँ पर एक ढांचा निर्मित करवा दे रही हूँ, आप उसे भरते जाइए क्लास के साथ साथ पे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह आपके शॉर्ट नोट्स जो है रेडी हो जाएंगे, वो आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादा याद रहेंगी परीक्षा के लिए। तो वो ढांचा है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कि रचना के ये जो सारे रचनाकार, भाषा, समय, विषय वस्तु, प्रकार, आलोचकों के कथन, संपादक और इनकी विशेषताएं, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। और रचनाएं कौन कौन सी? आदिकाल की सारी रचनाएं जो कि मैंने क्लास में बताई हैं। मुख्य रूप से आपके वो 12 ग्रंथ जो शुक्ल जी ने बताए हैं, और उसके अलावा कुछ जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सारी। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि रचनाकार का जन्म वर्ष लिख सकते हैं, और साथ में रचनाकार के बारे में यदि कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, तो उसको भी ऐड कर लीजिए वहीं पर ही। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और एक कदम आगे जाना चाहते हैं तो प्रमुख पंक्तियों को भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो इस तरह से वो एक हॉलिस्टिक नोट्स आपका आदिकाल का बन करके रेडी हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम के पूर्व आदिकाल को केवल 15-20 मिनट में ही रिवाइज़ कर लेंगे। यदि आप सभी को हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रही हों तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई बच्चा होमवर्क को पूरा करता है तो उसे मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।